हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ेंगे और ये गांधीवादी आंदोलनों की भारत में जो उन्होंने शुरुआती दौर के सत्याग्रह किए हैं उसमें ये तीसरा सत्याग्रह है। पहला कौन सा हुआ था? चंपारण सत्याग्रह, दूसरा अहमदाबाद और तीसरा खेड़ा सत्याग्रह। आप लोग इस सीक्वेंस को याद भी रखिएगा, है ना, क्योंकि एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीक्वेंस लगाने के लिए आ जाता है, तो बच्चे कई बार ना कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि चंपारण के बाद में खेड़ा आ गया। नहीं, चंपारण, अहमदाबाद, फिर खेड़ा। ठीक है, तो CAK ऐसे कर सकते हैं, सी से चंपारण, ठीक है, फिर अहमदाबाद और फिर खेड़ा, तो CAK इस तरीके से। चलिए आज हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो टॉपिक है वो है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह जो है इसने भी गांधी जी को खेड़ा यानी कि गुजरात में एक बहुत बड़ी पहचान दी और इस आंदोलन के बाद ही गांधी जी एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर भारत में उभरना शुरू हो गए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह था क्या। तो जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं खेड़ा सत्याग्रह, यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इस समय गांधी जी को एक बहुत अच्छे सहयोगी के तौर पर मिले थे। और खेड़ा सत्याग्रह की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, मैं यहाँ पर डेट इसलिए डाल दे रही हूँ ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। 22 मार्च 1918, ठीक है, 22 मार्च 1918, यानी कि इस दिन से सत्याग्रह शुरू हो गया था, 22 मार्च से। तो मसला क्या था? अब जब गांधी जी अहमदाबाद में थे और वो मिल मजदूरों की समस्याओं का निराकरण कर रहे थे, तो उसी समय क्या हुआ कि खेड़ा में भी किसानों का एक और आंदोलन खड़ा होना शुरू हो गया था, यानी कि एक विरोध उभरना शुरू हो गया था। ठीक है, अब खेड़ा का मसला क्या था और ये कैसे आया? खेड़ा को अगर हम देखते हैं तो खेड़ा ये कहाँ पर है? ये गुजरात का एक जिला है। ठीक है, गुजरात, इसकी जो लोकेशन है, देखो कभी भी अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें, अगर हम किसी जगह को लेकर पढ़ रहे हैं तो हमें उसका ना एग्जैक्ट लोकेशन ज़रूर मालूम होना चाहिए। तो खेड़ा, अब खेड़ा जो है वो कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ पर है? ये गुजरात में मध्य पूर्व का, यानी कि सेंटर में और पूर्व के क्षेत्र में यहाँ आ जाएगा। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन अगर हम देखेंगे खेड़ा की, तो ये कहाँ पर आ जाती है? गुजरात में खेड़ा ये आ जाएगा आपका, देखेंगे तो ये साबरमती, दो नदियां हैं यहाँ पर, साबरमती और कौन सी नदी के बीच में आता है? ये साबरमती और माही। ठीक है, यहाँ पर अब नदियों का क्षेत्र आ गया, तो हमने इसको यहाँ पर क्यों लोकेट किया कि ये नदियों के बीच में आ रहा है? इसका रीज़न ये है कि साबरमती और ये वाली जो नदियों का आ रहा है, तो ये क्षेत्र जो है वो काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? उपजाऊ क्षेत्र है। अब उपजाऊ क्षेत्र है क्योंकि यहाँ नदियों का एरिया है, ज़मीन बहुत अच्छी है, मिट्टी बहुत अच्छी है, और अगर मिट्टी अच्छी होती है तो फसलें भी अच्छी होती हैं। तो देखिए यहाँ कौन सी फसलें होती थी? यहाँ की जो फसलें थी खेड़ा में, ठीक है, कौन कौन सी फसलें हैं बेटा, बताओ जरा। क्या ना मैडम, आप ही बताइए, है ना। तो ये फसलें हैं यहाँ पर, एक तो तंबाकू की खेती होती थी यहाँ पर, ठीक है, तंबाकू की खेती होती थी, और दूसरी खेती होती थी यहाँ पर कपास की। ठीक, अब यहाँ पर ये जो फसलें होती थी, ये एरिया काफ़ी डेवलप था। ठीक है, और यहाँ पर किसान काफ़ी संपन्न भी थे। मैं किसानों के टाइप भी बताऊंगी। ये दोनों खेती होती थी। अच्छा, अब यहाँ से जो फसलें हैं इनका जो निर्यात होता था वो डायरेक्ट कहाँ जाता था? ये अहमदाबाद जाता था, क्योंकि अहमदाबाद जो था वो इंडस्ट्रियल एरिया है। मैंने आपको बताया कि यहाँ अगर आप काफ़ी मिलें, कारखाने सब इस्टेब्लिश होना शुरू हो गए थे। तो खेड़ा में तंबाकू और कपास की खेती होती थी और इसका निर्यात अहमदाबाद को होता था। अहमदाबाद में उद्योगों में इनका इस्तेमाल हुआ करता था। फिर क्या मसला आया? तो मसला जो आएगा यहाँ पर वो 1917 में आएगा। क्या आएगा? चलिए पहले हम यहाँ पर ना थोड़ा सा एक फिगर आउट कर लेते हैं कि यहाँ पर जो किसान है वो किस तरीके के किसान हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि किसानों की हमें 3 कैटेगरी दिखाई देंगी। एक तो हमें पाटीदार या पट्टीदार, ठीक है, आप इसको पट्टीदार लिख सकते हैं या पाटीदार लिख सकते हैं, पट्टीदार, ठीक है। दूसरे जो किसान हैं इसमें वो थे मध्यम किसान, ठीक है, और जो तीसरे किसान हैं वो कौन से थे यहाँ पर? वो थे भूमिहीन किसान, भूमिहीन किसान, है ना। अब देखो
जो बेचारे भूमिहीन किसान हैं। अब आप कहोगे कि भूमिहीन है फिर किसान कैसे हैं? ये वो लोग थे जो चौथाई में किसी की ज़मीन ले ली है ना, अब उन्होंने उसकी ज़मीन ले ली, मान लीजिए कि इनको खेती करना है, बट ये बहुत गरीब है, कोई एक आदमी है जो बहुत गरीब है बट वो खेती करना चाहता है, ठीक। तो उसने कहा कि मालिक खाद आप देंगे, बीज आप देंगे, सारी लागत जितनी लगेगी वो उस खेत का मालिक लगाएगा। ये वहाँ पर मजदूरी करेंगे, देखभाल करेंगे, पूरा परिवार मिलके जितना काम कर सकते हैं करेंगे, और फिर जो उत्पादन होगा उसमें इनका चौथाई हिस्सा होगा, यानी 25% इनको मिलेगा। तो ऐसे किसान जो भूमिहीन किसान होते थे वो इस तरीके से खेती पे खेती किया करते थे, ठीक है। और जो मध्यम किसान थे इनके पास थोड़ी कम ज़मीनें होती थी, और जो पाटीदार या पट्टीदार किसान थे यहाँ पर, ये काफ़ी संपन्न किसान थे जिनके पास बहुत बहुत बड़ी ज़मीनें थी, बहुत संपन्न किसान हुआ करते थे ये, ठीक। तो ये किसानों का फिगर है कहाँ पर? खेड़ा में। अब होता क्या है कि 1917 में यहाँ पर, ये 1917 में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, भैया बहुत बारिश हो गई है ना। भारत की खेती वैसे मानसून पर आधारित है, बारिश ना हो तो परेशानी, बारिश ज़्यादा हो जाए तो परेशानी, कम हो तो परेशानी, ठीक है। अगर खेती आपकी मानसून पर निर्भर है तो फिर वो उसका एक्यूरेट रिजल्ट आना भी बड़ा ही मुश्किल होता है। बहुत बारिश हो गई, बहुत, इतनी बारिश हो गई, इसको हम अतिवृष्टि कह सकते हैं, है ना। अतिवृष्टि का मतलब होता है भाई जितनी ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता से अधिक बारिश हो गई, अत्यधिक बारिश हो गई। बारिश की अधिकता के कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो फसलें थीं, फसलें बर्बाद हो गई, ठीक, फसलें बर्बाद हो गई। अब फसलें इतनी बर्बाद हुई यहाँ पर कि किसानों के पास पैसा नहीं था लगान चुकाने के लिए, ठीक। एक तरफ फसलें बर्बाद हो रही हैं और दूसरी तरफ लगान, ठीक है। लगान तो सरकार लेगी, सरकारी कर्मचारी घूमते रहते हैं वहाँ पर लगान वसूल करने के लिए कि लगान दीजिए, लगान दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और लगान चाहिए था, ठीक। अब लगान का एक यहाँ पर नियम था, ठीक है, ये भू राजस्व नियम आप इसको कहेंगे, भू राजस्व नियम, ठीक है। ये भू राजस्व नियम क्या होता है? देखो बेटा, ये क्या होता है, जैसे कि सरकार, अब भारत में कौन सी सरकार है? ब्रिटिश सरकार है। तो ब्रिटिश सरकार ने मौसम के हिसाब से कुछ नियम बना दिए, कुछ कानून बना दिए। लगातार आलोचनाएं तो हो ही रही हैं, तो लगातार कुछ ना कुछ कानून भी आते रहते थे। तो एक कानून ये बना था कि यदि, ठीक है, प्राकृतिक आपदा की वजह से, प्राकृतिक कारणों की वजह से, किसी भी वजह से, ठीक है, तो यदि फसल जो है, ठीक है, फसल का कुल उत्पादन मात्र 5% ही हो, कितना हो? 25% हो, तो लगान क्या हो जाएगा इसमें? तब लगान माफ हो जाएगा। अब इस पॉइंट को आप समझ लेंगे। अगर खेड़ा सत्याग्रह पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, आपको 150 शब्दों में वहां पर अपना आंसर लिखना है, तो मेन मुद्दे तो उठाना पड़ेंगे ना, कोई भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। पहले पैराग्राफ में आप लिखेंगे कि खेड़ा गुजरात के, ठीक है, मध्य पूर्व में स्थित एक जिला था, ठीक है। ये साबरमती और माही नदियों के बीच में स्थित था। यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी, यहाँ पर तंबाकू की और किसकी खेती होती थी? कपास की खेती होती थी। और इन कच्ची फसलों का जो इस्तेमाल होता था वो कहाँ पर? अहमदाबाद के उद्योगों में बहुत ज़्यादा था। तो ये क्षेत्र काफ़ी अच्छा और संपन्न क्षेत्र था, ठीक। लेकिन किसान तीन तरह के हैं, तो जो बीच के और निम्न दर्जे की किसान है वो संपन्न नहीं है, जो ऊपर वाले हैं वो काफ़ी संपन्न हैं। 1917 में यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई और बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से फसल का मैक्सिमम हिस्सा नष्ट हो गया, ठीक है, मैक्सिमम हिस्सा नष्ट हो गया। लेकिन सरकार यहाँ पर लगान लेने के लिए दबाव डाल रही थी किसानों पर, और किसान ये कह रहे थे कि उनकी फसल इतनी हुई नहीं है कि वो उनको लगान दें। अब उन्होंने दुहाई देंगे किसकी? इस वाले कानून की। तो इस वाले कानून को बीच में कौन लाएगा? गांधी जी के पास इसकी सारी सूचनाएं पहुंच रही थी, ठीक है। गांधी जी के पास कैसे पहुंच रही थी, अब हम यहाँ पर इसको अगेन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये मुद्दा आप लोगों को समझ में आ गया। गांधी जी के पास इसकी जो खबरें पहुंचेंगी वो किस तरीके से पहुंच रही थी कि यहाँ पर दो वकील थे, यहाँ के लोकल के दो वकील थे, ठीक है, और उनका जो नाम था वो थे श्री बीजे पटेल और जी के पारेख। बीजे पटेल और जी के पारेख, ठीक है, ये दोनों वकील हैं।
अब जो लॉयर है तो वो तो कानून की बात करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये वकील थे, ये कहाँ के वकील थे? बंबई के थे। इन्होंने इस मुद्दे को उठाया। जो बीजे पटेल थे और जी के पारिक थे, इन्होंने ये कहा कि किसानों को कर नहीं देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये बताया कि फसल का बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया है। अब इन्होंने कैसे इस मुद्दे को उठाया? देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि हर जगह से कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर निकल कर आता है जो मसलों को उठाता है, ठीक है। यहाँ पर एक मोहन लाल पांडे, मोहन लाल पांडे है ना, मोहनलाल पांडे। तो मोहनलाल पांडे नाम के एक स्थानीय नेता थे। ये क्या है? स्थानीय नेता। अब ये वो दौर था जब भारत में कांग्रेस का विस्तार भी हो रहा था, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गुजरात और उसके आसपास जो होम रूल आंदोलन है उसका काफ़ी प्रभाव था। होम रूल आंदोलन का काफ़ी प्रभाव था। और गुजरात में गुजरात सभा जो है वो भी एक राजनीतिक संगठन था, स्थानीय लेकिन स्थानीय क्षेत्रीय संगठन था वो, ठीक है। तो यहाँ पर गांधी जी तो गुजरात सभा के अध्यक्ष थे ही थे। ये जो थे मोहनलाल पांडे, ये एक स्थानीय नेता थे, ठीक है। इन्होंने इस मुद्दे को जब उठाया तो ये मुद्दे को फिर पहुंचे ये बीजे पटेल और जी के पारिक के पास, बिकॉज ये वकील हैं। तो भैया आप कोई वकील बाबू इसमें तरकीब जुटाइए कि हमें सरकार को लगान ना देना पड़े। अब एक माहौल भी बन चुका है, इधर चंपारण में पहले हो चुका है, उधर अहमदाबाद में हो चुका है ना। अब चंपारण में जो है वो राजकुमार शुक्ला जी ने इतना बड़ा मुद्दा जो है वो सॉल्व करवा दिया था। तो सारे लोगों की जो आशाएं हैं वो थोड़ी सी बढ़ चुकी थी, और उनको लग रहा था कि अगर हम अपने मसलों को ठीक से उठाएंगे, अदालत में पहुंचेंगे, मुकदमे में आएंगे, तो फिर हमें जीत मिलेगी। जब ये मसला उठा तो यहाँ पर मोहनलाल पांडे ने, जो स्थानीय नेता थे, उन्होंने उठाया। बीजे पटेल और जी के पारिक ने ये कहा कि किसानों की बात सही है। इन्होंने छानबीन की पूरी, ठीक है। अब ये छानबीन ऐसे नहीं होती थी, छानबीन के लिए गांव में जाना पड़ता था, ठीक है। गांव में जाते थे, गांव में सर्वे करते थे एक तरीके से। तो ये गांव में गए, वहां पर इन्होंने सर्वे किया, बहुत सारे हजारों किसानों से मिले, ठीक है, गाँव गाँव घूमे, और उनकी ना केस स्टडी लिखा करते थे प्रॉपर पूरी तरीके से। तो वो सारी की इन्होंने, और इनको एक ये जो बात पता चली वो ये चली कि देखिए एरिया ठीक है, अब यहाँ पर इसी साल फसल खराब हुई है, लेकिन एक और मसला है, वो ये है कि महंगाई बढ़ गई है, ठीक है। महंगाई वृद्धि, महंगाई में बढ़ोतरी हो चुकी है, ठीक है। तो ये गांव का सर्वे करके इन्होंने ये कहाँ पर ये पाया कि मामला किसानों के ठीक था, यानी कि किसानों का, पहले इसको समझ लो, किसानों का मुद्दा जायज था, ठीक है, नाजायज नहीं था, जायज था, ठीक। इन्होंने कहा भैया सही बोल रहे हैं किसान। दूसरा ये कहा कि लगान बिल्कुल नहीं दे सकते क्योंकि महंगाई में वृद्धि हो गई है। ये बात तो हम लोग जानते ही हैं, क्योंकि 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चला। इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में, प्रथम विश्व युद्ध में, ब्रिटेन की ओर से भारत को भी शामिल कर लिया गया था। तो यहाँ ब्रिटेन जब युद्ध में रत रहा तो भारत से बहुत सारे अनाजों का, तेल का, सारी चीज़ों का निर्यात वहाँ पर हुआ। इसलिए यहाँ बहुत सारी वस्तुओं की कीमतें बढ़ चुकी थी जो डेली यूज़ की थी, लाइक दैट, जैसे गेहूं की कीमतों में वृद्धि हो गई है ना, अनाज की कीमतें बढ़ गई, तेल की कीमतें बढ़ गई, नमक की कीमतें बढ़ गई, आटे की कीमतें बढ़ गई, मिट्टी के तेल की कीमतें बढ़ गई। ये सब चीज़ों की कीमतें इतनी बढ़ गई थी कि जनता ना महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान थी, और ऊपर से फसलें खराब हो गई, फिर वहाँ पर वो लगान कैसे दें। तो मसला ये चल रहा था यहाँ पर, ठीक। जब ये बीजे पटेल और जी के पारिक जो थे, इन्होंने इस मुद्दे को उठाया, छानबीन की, गांव में सर्वे किया, और उन्होंने कहा कि भैया महंगाई भी बहुत बड़ी हुई है और किसानों की फसल भी बहुत ज़्यादा नष्ट हो चुकी है, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं हो सकता है कि उनको लगान दिया जाए। अब इनका जब इन्होंने ये मुद्दा उठाया, अच्छा मुद्दे कैसे उठते थे उस वक्त में, अखबारों में निकालते थे, है ना, अखबारों में लेख छापा करते थे। तो लगातार अखबारों में यहाँ से लेख छप रहे थे और किसानों के बारे में सारी उनकी स्टडी, केस स्टडी छप रही थी, ठीक। यहाँ जो प्रशासन है उसका क्या दृष्टिकोण था? प्रशासन, ठीक है। अब ये वही कमिश्नर हैं, कहाँ, कौन से वाले कमिश्नर के अंडर में था यह पूरा क्षेत्र, जो कहाँ पर थे? अहमदाबाद में थे, ठीक है। तो प्रशासन ने ये माना, जो यहाँ के कलेक्टर हैं, पहले तो हम उनको देखेंगे, कलेक्टर, ठीक है, उन्होंने कहा कि ये मुद्दा जो है वो फर्जी है, ये मुद्दा असली नहीं है। तो कहा फर्जी कैसे है? तो उन्होंने कहा कि ये मांग जो है, मांग किसानों की तरफ से नहीं आई है, मांग किसानों की नहीं है, ठीक है।
उन्होंने कहा भैया मांग किसानों की नहीं है, अगर ये मांग किसानों की होती तो इस पे विचार भी किया जाता, तो फिर भैया किसकी मांग है फिर ये? तो इन्होंने कहा कि ये जो मांग है यहाँ पर बाहर के लोग भड़का रहे हैं किसानों को, ठीक है, बाहर के लोग भड़का रहे हैं। अब ये बाहर के लोग कौन थे जो इनको भड़का रहे थे, है ना? तो उन्होंने कहा कि इसमें उन्होंने अपना संदेह व्यक्त किया कि एक तो जो होम रूल आंदोलन है, ठीक है, होम रूल आंदोलन, और दूसरा उन्होंने कहा गुजरात सभा, यानी जिसके प्रेसिडेंट गांधी जी थे। गांधी जी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ गुजरात सभा एट दैट टाइम, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये बड़े बड़े नेता सब इनको जो है भड़का रहे हैं, एक तो होम रूल आंदोलन के जो कार्यकर्ता हैं ये, और दूसरे गुजरात सभा, पूरा आप यहाँ पर लिखेंगे गुजरात सभा, यहाँ के जो नेता हैं वो इनको भड़का रहे हैं, ठीक है। तो होम रूल आंदोलन के नेता और गुजरात सभा के नेता यहाँ के लोगों को भड़का रहे हैं, यानी बाहर के लोग हैं जो भड़का रहे हैं, यहाँ की किसानों की अपनी कोई मांग नहीं है। तीसरा पॉइंट इन्होंने ये कहा कि फसल का उत्पादन 25% कुल उत्पादन के 25% से बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो कहा कि इसलिए इनका जो दावा है वो बनता ही नहीं है। 25% से बहुत ज़्यादा अनाज का उत्पादन हुआ है, इसलिए जो लगान माफ़ी का है वो इस कानून के दायरे में नहीं आता है। यानी कि ब्रिटिश सरकार के अधिकारी और कर्मचारी अपने कानून जो किसके पक्ष में जा रहा था, किसानों के, तो उस कानून को अपने फेवर में लाने का प्रयास कर रहे थे। कानून क्या था कि अगर कुल उत्पादन का, मान लो किसी के खेत में 10 क्विंटल अनाज पैदा होता है, अगर केवल उसका 2.5 क्विंटल ही पैदा हुआ है ना, तो 7.5 क्विंटल का उसको नुकसान हो रहा है। तो केवल 25% ही अगर पैदा हुआ है, पैदावार इतनी कम हो गई है, तो वो लगान के दायरे में नहीं आएगा। लेकिन सरकार ने कहा कि ये गलत है, यहाँ पर 25% से कहीं ज़्यादा लोगों के पास उत्पादन हुआ है, ठीक। अब इसके बाद एंट्री होती है यहाँ पर किसकी? गांधी जी की। भाई गांधी जी के पास समाचार लगातार पहुँच ही रहे थे, ठीक है। ये जो मोहनलाल पांड्या हैं, बाकी सारे जो वकील हैं, ये सब जा रहे थे, और गांधी जी की काफ़ी जो है वो इमेज और भी ज़्यादा उनकी जो है वो सशक्त हो गई थी, काफ़ी मजबूत नेता के तौर पर वो उभर रहे थे, क्योंकि चंपारण का सत्याग्रह भी उन्होंने सफल करा दिया था और अहमदाबाद के बड़े मुद्दे को भी वो सुलझा चुके थे। तो अब खेड़ा के भी जो नेता हैं वो बहुत तेज़ी से गांधी जी के पास सारी सूचनाएं भेज रहे थे। फाइनली गांधी जी पहुँच गए कहाँ पर? गांधी जी पहुंच गए खेड़ा। अब गांधी जी जब खेड़ा पहुंचे तो उन्होंने वही तरीका अपनाया कि भाई देखो, पहले हम छानबीन करेंगे। गांधी जी की एक बात बहुत अच्छी थी कि वो किसी भी मुद्दे को हवा में नहीं उठाते थे, पहले वो उसकी गहन जांच पड़ताल करते थे कि भाई ऐसा तो नहीं है फर्जी मुद्दा बना दिया हो। उन्होंने कहा पहले हम जांच पड़ताल करेंगे और उसके बाद अगर ये मुद्दा सही पाया गया तो फिर हम इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। तो गांधी जी जब वहां पर पहुंचे तो गांधी जी ने वहां पहुंचने के बाद छानबीन की, ठीक है। अब गांधी जी ने यहाँ पर जब छानबीन की तो उन्होंने देखा, छानबीन का वही मसला था कि यहाँ के बहुत सारे गांवों में गए, कई सारे गांवों में गए वो, ठीक है। अब गांव में गए, छानबीन में उन्होंने पाया कि जो सरकारी अफसर हैं, सरकारी अफसर, ठीक है, तो सरकारी अफसरों ने जो उत्पादन है ना, उत्पादन को काफी बड़ा चढ़ाकर बताया है। तो इसका मतलब है कि किसानों का मसला ठीक है, फसल काफ़ी बर्बाद हो गई है, जबकि सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। बड़ा चढ़ाकर जो फसलों का जो मूल्य है वो लगाया है, वो बता रहे हैं कि इतनी फसलें जो है बर्बाद नहीं हुई हैं, ठीक है। तो गांधी ने कहा कि अब लगान ना देना किसानों का, इधर मिटा दूं थोड़ा सा, लगान न देना किसानों का कानूनी अधिकार है, वैध अधिकार है, कानूनी अधिकार है, ठीक।
और उन्होंने कहा कि ठीक है, अब अगर सरकार नहीं मानती है तो लगान न देना किसानों का वैध अधिकार है। और सरकारी अफसरों ने क्योंकि सरकारी अफसरों ने उत्पादन को काफ़ी बड़ा चढ़ा कर बताया है, अपनी छानबीन में उन्होंने ये पाया। यहीं पर गांधी जी को सरदार वल्लभ भाई पटेल भी मिले। इंदुलाल याज्ञिक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब गांधी जी के पास आ रहे थे। सारे बड़े बड़े नेता वहाँ पर पहुँच रहे थे और गांधी जी से मिल रहे थे। इंदुलाल याज्ञिक यहाँ पर गांधी जी को मिलते हैं। अनुसुईया जो साराभाई थी, मैंने आपको बताया था कि वो अहमदाबाद जो मजदूरों की स्ट्राइक हुई थी तो वहाँ से गांधी जी की सहयोगी थी और वो उनको उससे पहले से जानती थी। यहाँ अनुसुईया साराभाई भी आ गई, इंदुलाल याज्ञिक भी आ गए। अच्छा, मैं कुछ नेताओं के नाम लिख दे रही हूँ, इस पर ना अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि खेड़ा सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को कौन कौन से सहयोगी मिले थे। ठीक है, तो उनके जो सहयोगी, आप लोग नोट्स बना लिया कीजिए ऐसे पॉइंट्स के। ठीक है, सहयोगी, यहाँ पर उनके सहयोगी कौन कौन थे। तो गांधी जी के जो सहयोगी अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो उनके सहयोगी यहाँ पर कौन कौन आएंगे, उनके सहयोगियों में यहाँ पर आ जाते हैं, आप लोग नाम लिखेंगे यहाँ पर। इंदुलाल याज्ञिक नंबर 1, इंदुलाल याज्ञिक। ठीक है, ये भी यहाँ से गांधी जी के सहयोगी बन गए। गांधी को बहुत लोगों का सपोर्ट मिला, मोस्टली वकीलों की तो पूरी मंडली आ जाती थी उनके पास। विट्ठल भाई पटेल, ठीक है, विट्ठल भाई पटेल, ये भी गांधी जी को इसी आंदोलन के दौरान मिलते हैं। और इसके बाद इसमें आते हैं तीसरे नंबर पे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ये कुछ मिले। बाकी अनुसुईया साराभाई जो थी वो इनके साथ में थी ही थी। एक थे, क्या नाम था उनका, शंकरलाल बैंकर। ठीक है, शंकरलाल बैंकर, ये वो सारे नेता हैं जो गांधी जी को इस सत्याग्रह के दौरान मिले और आजीवन उनके साथ में इन्होंने उनका साथ निभाया। और नेक्स्ट कौन थे, एक कुणाल कन्हैया याज्ञिक, कुणाल कन्हैया याज्ञिक। ठीक है, ये वो सारे नेता हैं। तो भाई जब ये मसला आया फिर अखबारों में छापा गया, लेकिन सरकार ने सीधे तौर पर मना कर दिया कि अब हम गांधी के झांसे में आने वाले नहीं हैं। गांधी जी ने किसानों से कहा कि आप लगान ना दें। ठीक है, अब यहाँ वही कमिश्नर साहब जिन्होंने अहमदाबाद में कहा था कि गांधी जी इज़ ए वेरी नाइस पर्सन, ठीक है, और गांधी जी जो है ही इज़ ए वेरी गुड लीडर और वेरी हम्बल पर्सन, सारे किसानों को उनकी बात माननी चाहिए। तो वहाँ वो कह रहे थे सारे मजदूरों को उनकी बात माननी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ तो सरकार का सरदर्द कम हो रहा था, है ना, कि भाई शांति व्यवस्था को सब गांधी ने बनवाया, सारी चीज़ें की। यहाँ पर वही कमिश्नर साहब कहने लगे कि नो, गांधी जी इज वेरी क्लेवर पर्सन। ठीक है, वो इस क्षेत्र में आकर अशांति फैलाना चाहते हैं। ठीक है, तो वो जो अशांति फैलाना चाहते हैं हम उनको वैसा नहीं करने देंगे, क्योंकि किसानों का मुद्दा यहाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर भाई उनका विरोध शुरू हो गया, लेकिन गांधी जी ने कहा कोई बात नहीं है, आप नहीं मानेंगे लेकिन हम तो करेंगे। अब यहाँ पर जो है वो सत्याग्रह स्टार्ट होता है। सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट होता है, ये 22 मार्च 1918, ये डेट आप याद रखिएगा, 22 मार्च 1918 सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। और नडियाद में, है ना, नडियाड, यहाँ पर गांधी जी ने एक सभा की। यहाँ सारे नेता पहुंचे हुए थे। ये सभा भी किसमें हुई थी, ये एक अनाथ आश्रम था, यहाँ पर अनाथ आश्रम। ठीक है, और ये जो अनाथ आश्रम था तो इसका और कोई मसला नहीं है। गांधी जी खुद इस बात को लिखते हैं कि इसको चुनने का एक बड़ा रीज़न ये था कि इसका अहाता काफ़ी बड़ा था। यहाँ बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो सकते थे, बहुत सारे लोग एक साथ जमा हो सकते थे, क्योंकि अब गांधी के पीछे भीड़ बहुत हो जाती थी। इतनी भीड़ हो जाती थी कि उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता था। तो गांधी जी ने यहाँ पर सभा की और यहाँ सभा करने के बाद सत्याग्रह का आरंभ कर दिया। बोले आज से सत्याग्रह। और वहाँ पर क्या होता था, सत्याग्रह में शपथ दिलाई जाती थी। किसको? किसानों को। किस चीज की शपथ दिला रहे थे गांधी जी? गांधी जी कहते थे कि भाई शपथ लो, यानी हर बंदा कहता था मैं शपथ लेता हूं कि मैं सरकार को लगान नहीं दूंगा।
ठीक है। दूसरा पॉइंट, हम शांतिपूर्ण सत्याग्रह करेंगे। तीसरा पॉइंट, सरकार चाहे तो वो हमें गिरफ्तार भी कर सकती है, और यदि सरकार ने हमारे ऊपर अत्याचार किया या हमारे ऊपर उन्होंने मारपीट करने का भी प्रयास किया, तब भी हम उसका कोई जो है वो प्रतिक्रिया नहीं देंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो एक्शन लेंगे तो हम उस पर रिएक्शन देंगे। और इसके अलावा अगर वो चाहे हमसे ज़मीनें भी छीन ले तो ज़मीनें भी छीन सकती है, लेकिन हम लगान नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारा कानूनी अधिकार है। और जो कानून कहता है कि 25% से कम उत्पादन होने पर आपको जो है वो लगान नहीं देना है, ठीक है। और टोटल उपज का आप मूल्य भी उसी तरीके से लगा सकते हैं कि अगर मूल्य है तो कुल मूल्य का 25%, अगर उससे कम फसल होती है या उतनी भी हो रही है तो आप नहीं देंगे। ये शपथ जो है वो दिलाई जाना शुरू हो गई। अब शपथ के लिए यहाँ पर भ्रमण शुरू हो गए, फिर भ्रमण शुरू हुए कई जगह जो है, गांव-गांव, ठीक है। एक गांव में गांव-गांव ये लोग जाने लगे और वहाँ पर जा जाकर सभाएं होती थी और सभाओं में शपथ दिलाई जाती थी। धीरे धीरे आंदोलन बहुत सारे गांव में फैल गया, ठीक है। लगभग 79 जो गांव 79 गांव जो थे, वहाँ पर ये आंदोलन बहुत तेज़ी से फैला, ठीक। और हर दिन यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो किसान थे वो क्या ले रहे थे, शपथ ले रहे थे। हर दिन शपथ लेते थे किसान। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 2337 किसानों ने 21 अप्रैल तक 2337, ठीक है। ये जो किसान हैं 2337 किसान 21 अप्रैल 1918 तक लगान ना देने की शपथ ले चुके थे, ठीक। आंदोलन लगातार बढ़ रहा था, गांव में फैल रहा था, मगर जैसा मैंने बताया कि यहाँ का क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ था। और जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो वो पिछले उस टाइम पर शुरू हुआ था जब खरीफ की फसल उनकी वो पूरी ख़राब हो गई थी, लेकिन इसके बाद में रवि की फसल यहाँ पर लग चुकी थी। और अब हुआ क्या कि रवि की फसल कटने का टाइम आ गया, सर्दियों में उगती है रवि की फसलें जितनी भी होती हैं। तो धीरे धीरे गांधी जी ने देखा कि आंदोलन थोड़ा सा कमज़ोर पड़ने लगा। जैसे आंदोलन कमज़ोर पड़ता था तो गांधी जी की चिंता बढ़ जाती थी कि भाई कुछ भी हो जाए, हालात ऐसे नहीं आए कि हमें खुद आंदोलन वापस लेना पड़े, बल्कि सरकार को हमारे साथ समझौता करना पड़े, ठीक है भाई, तभी तो आंदोलन सफल होगा। तो गांधी जी की चिंता बढ़ने लगी कि थोड़ी भागीदारी कम हो रही है। अब सुबह सुबह बैठते देखते हैं तो थोड़ा सा किसान उतना नहीं उमड़ के आ रहे हैं जितना पहले आते थे। गांधी जी ने पता लगवाया कि क्या रीज़न है, तो लोगों ने बताया कि फसलें काफ़ी, रवि की फसल काफ़ी अच्छी हो गई है, तो किसान थोड़ा सा रिलैक्स भी हो गए हैं। गांधी जी सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए, ठीक है। इसी समय दूसरी तरफ कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, मजिस्ट्रेट साहब, सारे लोग गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से परेशान हो रहे थे कि अगर आंदोलन बहुत बढ़ेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि शांति व्यवस्था भंग हो जाए, तो प्रशासन पर ही पूरी जिम्मेदारी आती है। तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला और एक समझौता किया। वो जो समझौता था वो क्या था, कमिश्नर साहब की तरफ से ये आया कि सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई, सरकारी घोषणा थी ये, आप इस पॉइंट को याद रखेंगे कि जो भी किसान लगान देने में सक्षम है वो, ठीक है, स्वेच्छा से लगान जमा कर दे, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर इसी घोषणा का दूसरा पार्ट ये था कि जो किसान गरीब हैं और कर देने में, यानी कि लगान देने में सक्षम नहीं है, ठीक है, उनका लगान माफ किया जाएगा। अब मसला आ गया थोड़ा नैतिकता पर, ठीक है, कि भैया जो देने में कैपेबल हैं वो दे दें और जो देने में कैपेबल नहीं हैं, जो गरीब हैं वो ना दें,
ठीक है, उनसे नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो देने में कैपेबल हैं वो लगान दे दें। गांधी ने कहा इससे बढ़िया मौका नहीं है, तुरंत समझौता कर लो, इससे पहले कि सारे किसान गायब हो जाएं, आंदोलनकारी दिखाई ना दें, खाली हम ही खड़े हैं 4 6 10 12 15 लोग, ठीक है, और सारे किसान गायब हो गए तो फिर हम क्या करेंगे। गांधी ने कहा, ऊपर वाले ने इज्जत रख ली, और फाइनली उन्होंने सरकार की इसी घोषणा को सर अपनी जीत मान लिया। बिल्कुल जीत तो है ही है कि एक बीच का रास्ता निकल आया, जो देने में कैपेबल है वो दें, जो नहीं है देने में वो ना दें, ठीक है। तो इसके बाद गांधी जी ने लोगों से अनुरोध किया कि जो लोग देने में कैपेबल हैं वो दें, और वाकई वहाँ पर खेड़ा के बहुत सारे जो पाटीदार किसान थे, हालांकि उन लोगों ने जो पाटीदार किसान थे आंदोलन में भी हिस्सा लिया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सबने लगान भरा जो देने में कैपेबल थे, और जो गरीब जनता थी सरकार को उनका लगान माफ करना पड़ा पूरी तरह से, ठीक है। तो इस तरह से जो खेड़ा सत्याग्रह है वो सफल हुआ। अब मैं ये बता दूं कि यहाँ टोटल गांव कितने थे। देखो गांधी जी में कोई चिंता क्यों हो गई थी, टोटल गांव थे यहाँ पर 559, ये कुल गांव थे खेड़ा में, खेड़ा जिले में, ठीक है। कुल गांव कितने हैं यहाँ पर 559, और आंदोलन कितने में फैला, 79 में। तो कोई ऐसा नहीं कि आंदोलन पूरे तालुके में फैल गया था, पूरे में नहीं फैला था, है ना, और अभी चरम पर पहुंचा भी नहीं था, क्यों, उससे पहले डाउनफॉल होना शुरू हो गया था आंदोलन का। तो गांधी जी ने इस तरीके से इस आंदोलन को सफलतापूर्वक जो है वो इसका समापन करवा दिया। सरकार झुक गई, सरकार के ऊपर भाई ये आ गया कि हाँ उन्होंने समझौतावादी रुख अपना लिया। अब उसमें जो नहीं देना चाहेगा नहीं देगा, जो कहेगा कि नहीं मैं कैपेबल नहीं हूं तो मैं नहीं दूंगा। तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी, और इस क्षेत्रीय आंदोलन ने गांधी जी को तैयार कर दिया अब भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सीधे तौर पर एंट्री लेने के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आप इसका सीक्वेंस ध्यान में रखना, लिख लीजिए गांधी जी के जो आरंभिक क्षेत्रीय आंदोलन, ये कैसे कैसे सत्याग्रह हैं, सारे क्षेत्रीय सत्याग्रह हैं, ठीक है। गांधी जी का पहला बड़ा राष्ट्रीय स्तर का सत्याग्रह होगा रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है। तो जो क्षेत्रीय सत्याग्रह हैं इनका आप सीक्वेंस याद रखेंगे। पहले कौन सा हुआ, चंपारण, ठीक है, फिर कौन सा हुआ यहाँ पर, अहमदाबाद, और फिर कौन सा होता है यहाँ पर, फिर हो रहा है हमारा खेड़ा, ठीक है। तो ये और सबका आपको डिटेल सब आपके पास में है, आप वहां से ये तो चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, तो आप इसको CAK इसका कोड बना लीजिए। कई बार इस तरह के कोड हमें बड़ा हेल्प करते हैं, CAK, है ना, गांधी के आरंभिक आंदोलन CAK। तो C से मतलब चंपारण, A से अहमदाबाद, K से खेड़ा, तो CAK आप इसको याद रखेंगे। प्रीलिम्स का ये फैक्ट आपका तैयार हो गया। अगर इंडिविजुअल डेट पूछी जाएगी तो ये 1900 कब स्टार्ट होता है बताइए, 1918 में, चंपारण 1917 में, अहमदाबाद भी 1918 में। बट यहाँ पर एक आध महीने का ही टोटल फर्क आता है, वो अप्रैल में जाके खत्म हुआ है, वो मार्च में ही खत्म हो गया था, 18 मार्च को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना होगा, और हर एक की डिटेल भी याद रखना होगी। तो खेड़ा सत्याग्रह क्यों हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था कि फसल बर्बाद हो गई थी, फिर भी सरकार लगान माफ नहीं कर रही थी। और बाकी सारे पॉइंट आपको याद है कि कानून था वहां पर, है ना, सरकार कह रही थी कि ये कानून के दायरे में नहीं आता, और किसान कह रहे थे ये कानून के दायरे में आता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को आप कहानी की तरह अगर याद रखेंगे तो आपको कभी भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।